कंपैरेटिव लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिस के ब्लॉक नंबर 7 को देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो काउंटर पॉइंट का मतलब होता है मुकाबला करना। तो यहाँ पर ये जो काउंटर पॉइंट लिख कर दे रखा है एक वर्ड, इसमें ये बताना चाहते हैं कि इसको आप ऐसे समझें कि एक बहुत पुराने शहर में जहाँ कहानियाँ और किताबें सदियों से चली आ रही थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें नया लिखने वाले कहा जाता था। ये लोग उन पुरानी किताबों को फिर से पढ़ते थे, उनमें कुछ बदलाव करते थे और कभी कभी तो पूरी कहानी को ही एक नया तरीके से बताते थे। पता है क्यों? क्योंकि उन पुरानी किताबों में अक्सर सिर्फ पुरुषों की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे सिर्फ राजाओं, योद्धाओं या बड़े बड़े पुरुषों की बातें होती थी। लेकिन ये नया लिखने वाले चाहते थे कि औरतों की बातें, बच्चों की बातें और उन सभी लोगों की बातें भी सामने आए जिनकी आवाज़ पहले दब गई थी। तो जब वे उन क्लासिक किताबों को फिर से लिखते या बदल कर पेश करते, तो ऐसा लगता था जैसे वे पुरानी पुरुष प्रधान आवाज़ों के सामने एक नई अलग आवाज़ रख रहे हैं। जैसे पहले सिर्फ राजा की बहादुरी की कहानी थी, अब उसमें रानी की समझदारी और उसकी सोच भी शामिल कर दी जाती थी। इस तरह कहानियाँ और भी पूरी और सच्ची लगने लगी। यहाँ पर क्लासिक किसको कहा गया है? क्लासिक बुक्स कैसे? जैसे हमारी महाभारत हो गई, महाभारत के अंदर जो भी कहानी होती है, द्रौपदी से रिलेटेड इंसिडेंट्स हो गया या पैलेस ऑफ इल्यूजन से लेकर कोई इंसिडेंट्स हो गया, तो उनको क्लासिक कहा गया है। जैसे रामायणा हो गई। तो इन ऑथर्स ये क्या करते थे? रिविजिट करते थे। जैसे कि हमारी महाभारत की बुक है, हम पढ़ चुके हैं उसको, लेकिन ये उसको फिर रिविजिट यानी दोबारा पढ़ते थे, रीराइट। जैसे वो लिखी गई है उसी को ही दोबारा लिखते थे, कुछ उसमें चेंजेस करके, और रीफ्रेम करते थे। जैसे कि द्रौपदी वाला इंसिडेंस, इसमें हमें द्रौपदी वाला इंसिडेंस दे रखा है और पैलेस ऑफ इल्यूजन वाला इंसिडेंस दे रखा है। तो रीफ्रेमिंग कैसे? उन्होंने द्रौपदी वाला किस्सा उठाया, उसमें द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से बता रखा है कि उसने क्या क्या प्रॉब्लम सहन करी। ठीक है, जो मतलब औरत की तकलीफ़ है महाभारत की बुक में सामने नहीं आई, वो इसमें द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से उन तकलीफ़ों को आगे लाया गया है। तो रिफ्रेम कर दिया, उसको एक अलग फ्रेम दे दिया। जैसे आपकी फ़ोटो होती है, उसके चारों तरफ फ्रेम होता है, या फिर आपके फ़ोन पे जो थीम होता है वो एक थीम, एक फ्रेम मान लीजिए। उसको जब आप चेंज करते हैं, फ़ोन तो वही रहता है, लेकिन बस उसका जो ऊपर का जो फेस होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपकी कोई फ़ोटो है, उसके साइड में कुछ फ्रेम लगा हुआ होता है, फ़ोटो तो वही रहती है, यानी बुक तो वही रहेगी, उसका बस जो फ्रेम है साइड का डिज़ाइन वो थोड़ा बदल जाता है। एक स्टोरी जो पहले से लिखी जा चुकी है, सुनाई जा चुकी है, उसको अगर आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो आप क्या क्या आपको कुछ अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे एक सड़क होती है, उसी पर अब आप एक नई सी सड़क देख रहे हो कि उस पर एक ब्रिज बना दिया, और जो नीचे वाली सड़क थी वो उससे रास्ता निकाल दिया राइट और लेफ़्ट को, और जिसको सीधा जाना है वो उसी रोड से ब्रिज से चला जाएगा। तो ऐसे ही जो स्टोरीज़ है उसको नया पर्सपेक्टिव देकर एक ब्रिज बनाया जाता है। एक स्पेस और साइलेंस जो उस टेक्स्ट में थी, यानी किसी चीज़ को उभार नहीं रखा था, उस चीज़ को उजागर किया जाता है। जिस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया था उस चीज़ को सामने लाया जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कंट्रोल होता है, चाहे वो लोगों का माइंड सेट चेंज करने के लिए हो, वो किताबों से संभव है, चाहे वो कल्चरली आपको चेंज लाना है या मॉरली। तो जिस तरीके की हमारी किताबें होंगी उसी को लोग पढ़ेंगे जब, तो उसी से पता चलेगा कि उनके कल्चर में किस तरीके का बर्ताव आएगा, मॉरली किस तरीके का चेंज आएगा। तो जब भी कोई टेक्स्ट होता है उसमें कुछ चीज़ों को बताया नहीं जाता, कुछ चीज़ें इन्फीरियर यानी कम ही रह जाती है। तो जब किसी टेक्स्ट को जब दोबारा लिखा जाता है, तो कोशिश की जाती है कि जो जो पॉइंट दब गए थे उनको उभारा जाए, जो चीज़ लोगों के सामने नहीं आई उसको सामने रखा जाए नए पर्सपेक्टिव के साथ। तो ये जो ब्लॉक है इसमें हम देखेंगे कि एक महाभारत हम पढ़ चुके हैं, उसी को ही कैसे दोबारा हमें बताया गया है एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नई सोच से। तो ये जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ये महाभारत से रिलेटेड है, और इसमें द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से ही जो कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इसमें, उसको दिखाया गया है। तो अब इसमें बताया गया है कि जब भी आप कोई
किसी भी वर्क को पढ़ते हैं तो आपको, किसी भी टेक्स्ट को आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए सोशल और पॉलिटिकल सिनेरियोज़ क्या रहे होंगे उस टाइम के। तो जब महाभारत हुई उस टाइम का सोशल और पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ अलग रहा है, और जब इसको आज के जो राइटर्स दोबारा से रिविजिट रीराइट कर रहे हैं, रीफ्रेम कर रहे हैं, तो उनका जो सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अलग रही है। तो सब कुछ टाइम के अनुसार होता है, टाइम बहुत मायने रखता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें, सोच, हालात, सिचुएशन, पर्सपेक्टिव बदल जाते हैं। और जो ये सोशल पॉलिटिकल सिनेरियोज होता है राइटर भी फेस करता है, वो अलग से तो आइसोलेशन में रहता नहीं। तो कोई भी वर्क होता है तो उसमें उस राइटर के हिसाब से कुछ पर्सपेक्टिव डाला गया होता है। तो हमको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और देखना चाहिए कि राइटर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, पहले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या सिनेरियो था। तो जो कंपैरेटिव लिटरेचर होता है इसमें रेस, एथिनिसिटी, लोकेशन, नेशनैलिटी और डिसेबिलिटी शब्द शामिल रहते हैं। तो अब इसमें हम समझते हैं कि देखिए कंपैरेटिव लिटरेचर, हम ये जो कोर्स है हमारा कंपैरेटिव लिटरेचर का, इसको क्यों परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपैरेटिव लिटरेचर होता है वो हमारे अंदर एक क्षमता पैदा करता है कि हमें समझाता है कंपैरेटिव लिटरेचर कि कल्चर्स कैसे रहे, कल्चर कैसे रहे, उस टाइम के कस्टम्स जो रिवाज थे वो कैसे रहे, कन्वेंशंस कैसे रहे, अलग अलग रीजन्स के, नेशंस के, ग्रुप्स के, एट्सेट्रा। इसीलिए इन सब चीज़ों को जानने के लिए ही हम कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ते हैं। तो पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि आपका इसमें पर्सपेक्टिव क्या है, यानी वो पूछ रहा है आपसे कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। एक सिंपल जजिंग, एक छोटा सा कंपैरिजन जो आप करते हो। तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि जैसे जो पर्सपेक्टिव होते हैं, हमारे सोचने का तरीका एक ही चीज़ को लेकर समय के साथ बदल जाता है। जैसे अब आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट, मान लो अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप अपने स्कूल के बारे में उस टाइम क्या सोचते थे वो ठीक है, स्कूल के बारे में ही उस टाइम क्या सोचते थे जब आप स्कूल में थे, और अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, अब अपने स्कूल के बारे में क्या सोचते हो। तो स्कूल तो टॉपिक तो वही है स्कूल, लेकिन जो आपके पर्सपेक्टिव है ना उसको लेकर, वो उस टाइम कुछ और थे और अब कुछ और हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पर्सपेक्टिव चेंज क्यों हो जाते हैं। तो हमारे पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो जाते हैं इसको तो हम देखेंगे आगे। पहले आप दो शब्द का मैं आपको मतलब बताती हूँ। पहला है एक्सपैट्रिएट्स क्या होता है और डायस्पोरिक क्या होता है, और फिर हम देखते हैं कि एमिग्रेंट क्या होता है, EMIGRANT, एमिग्रेंट, और इमिग्रेंट में क्या अंतर है, IMMIGRANT। तो पहले समझते हैं एक्सपैट्रिएट क्या होता है। तो मान लीजिए कोई लड़का है राहुल, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मर्जी से दूसरे देश में या शहर में काम करने के लिए वो जा रहा है, रहने के लिए जा रहा है, लेकिन उसका जो मन है, उसका मन हमेशा अपने मेन स्थान पर, जो भी उसका मूल स्थान है वहाँ से जुड़ा रहता है, और वह अक्सर वापस आने की सोचता भी है। उसे हम विदेशी या फिर एक्सपैट्रिएट कहते हैं, विदेशी या एक्सपैट्रिएट कहते हैं, कि जो पैसा कमाने या अपनी तरक्की करने विदेश गया है, लेकिन उसे हमेशा ऐसे लगता है कि मुझे अपने घर तो जाना ही है, उसकी जड़ें अपने घर से जुड़ी होती है, वो अपने घर आने की सोचता है। तो ये होते हैं एक्सपैट्रिएट। फिर एक होता है डायस्पोरिक यानी प्रवासी, यानी एक ऐसा समूह या कोई भी व्यक्ति जो किसी मजबूरी में, जैसे मान लीजिए युद्ध हो गया या गरीबी आ गई या सूखा पड़ गया, किसी कारण से अपने मूल स्थान से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए, यानी अपने ही देश में कहीं फैल गए, और फिर भी अपनी सांझी जो उनकी संस्कृति है, इतिहास है, पहचान है को बरकरार रखता है, उसे हम प्रवासी कहते हैं, डायस्पोरा कहते हैं। वे भले ही कभी अपने मूल स्थान पर वापस ना आए, लेकिन उनका जो जुड़ाव है उस स्वदेश से हमेशा बना ही रहता है। तो जो विदेशी होता है, एक्सपैट्रिएट होता है, वो अपनी मर्जी से जाता है, वो अक्सर अस्थायी होता है और वापस आने की सोचता है। और डायस्पोरा होता है प्रवासी, यानी किसी कारणवश मजबूरी में कहीं इधर उधर चले जाते हैं, पीढ़ियों तक उनका जुड़ाव रहता है और वापस ज़रूरी नहीं है कि आएंगे। फिर हमारे पास जो दो वर्ड्स हैं, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, तो इनमें क्या मतलब, इनका क्या डिफरेंस है, ये हमारी ना देखने का पर्सपेक्टिव है। जैसे कि आप यूँ मान लीजिए एक गांव में एक लड़का है, वो विदेश जाना चाहता है कुछ पैसा, भैया पैसा कमाने या सेटल होने। तो जो
उस लड़के के जिस गांव से वो है वहाँ के लोग उसको जिस नज़र से देखते हैं वो होता है एमिग्रेंट। यानी कि EXIT एग्ज़िट होता है ना, तो एग्ज़िट से ही आप स्पेलिंग याद करें कि EMIGRANT ग्रांट, एमिग्रेंट। यानी वो अपने देश से बाहर चला गया, एग्ज़िट कर ली उसने, तो वो एमिग्रेंट हो गया अपने देशवासियों के लिए। अब वो जिस विदेश में या जहाँ पर भी वो गया है वहाँ के लोगों के लिए वो एक अप्रवासी है, इमिग्रेंट है, यानी वो दूसरे किसी देश से वहाँ पर आया है। तो जो एग्ज़िट वाला इमिग्रेंट है EMIGRANT, उसमें जो व्यक्ति होता है अपने देश से बाहर जाता है। जैसे रामू ने अपना देश छोड़ा, तो जो रामू है वो अपने देशवासियों के लिए EMIGRANT एमिग्रेंट है, और वो जहाँ गया यानी इमिग्रेंट यानी अप्रवासी हुआ जहाँ का, यानी वह व्यक्ति जो किसी नए देश में रहने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए कोई रामू है वो विदेश भूमि आया है, तो उस विदेश भूमि के लिए वो रामू इमिग्रेंट है, EMMIGRANT। तो हमारा क्वेश्चन था कि जो पर्सपेक्टिव है वो क्यों चेंज हो जाते हैं। तो जो कोई भी वर्क होता है उसको लिखने वाले कौन होते हैं, कुछ एक्सपेक्ट्रिएट्स होते हैं, कुछ डायस्फोरिक होते हैं, कुछ इमिग्रेंट सेटलर्स होते हैं। यानी लिखने वाले कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे देश से इस देश में आए हैं और इधर उधर मतलब माहौल देखकर लिखते हैं अपने पर्सपेक्टिव से। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं और फिर वो कुछ वर्क लिख रहे हैं। और कुछ इमिग्रेंट्स कोई दूसरे विदेशी देश से हमारे मान लीजिए देश में या किसी और एरिया से हमारे एरिया में आए, वो लिख रहे हैं। तो इन सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सिंपल फाउंटेन पेन भी है, उसको लेकर सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग होंगे। किसी को जेल वाले पेन अच्छे नहीं लगते, किसी को अच्छा लगता है कि जेल से जल्दी जल्दी राइटिंग हम कर पाते, किसी को उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा पसंद होगी। तो एक ही चीज़ को लेकर सबके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। तो अब हमारे पास एक मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो लाइफ है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी माइनफील्ड है। यानी इसका मतलब हुआ, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब आप समझे जैसे अलग अलग विषय को एक साथ जोड़कर किसी चीज़ को समझना या कोई काम करना। जैसे कि मान लीजिए प्रदूषण की समस्या है, तो अगर हम साइंस को देखें, अगर हम साइंस का इस्तेमाल करें, तो अगर हम सिर्फ विज्ञान के नज़रिए से देखेंगे तो हम हवा और पानी में मौजूद प्रदूषकों को मापेंगे और उनके जो रासायनिक घटकों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे समस्या पूरी तरह से हल नहीं होगी। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी तरीके हैं वो क्या है, तो विज्ञान हमें बताता है कि प्रदूषण क्या है, इसका कारण क्या है। इकोनॉमिक्स हमें बताएगा कि उद्योगों के कारण कितना प्रदूषण हो रहा है और उसे कम करने में कितना खर्च आएगा। सोशोलॉजी हमको, जो समाज शास्त्र है, वो बताएगा कि लोगों के व्यवहार और आदतों का प्रदूषण पर क्या असर पड़ता है। कानून हमको बताएगा कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या नियम बनाए जा सकते हैं। और अर्बन प्लानिंग हमको बताएगी, यानी शहरी योजना हमको बताएगी कि शहरों को कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो। तो इसी तरीके से जो हमारी लाइफ है वो भी इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसके अंदर मतलब हमारी लाइफ कैसे हमारे पर्सपेक्टिव बदलते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस कैसे, हमारे मतलब जो हमारी सोच है ना एक, वो किन किन चीज़ों से प्रभावित है। हम जो पढ़ते हैं, जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, हमारा जो इतिहास रहा है वो हमको प्रभावित करता है। हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है, हमारी राजनीति कैसे चल रही है, सोशियोलॉजी क्या है, लॉ क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, फिर जो हम सिनेमा देखते हैं, मीडिया में जो मीडिया स्टडी जो हम करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट और जितने भी हमारे मेडिसिन है, तो इन सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे ही हमारा थॉट प्रोसेस भी प्रभावित होता है। तो हमने देखा जो कंपैरेटिव लिटरेचर है उसमें कितने सारे रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स हैं। तो हमारा थॉट प्रोसेस को चेंज करने में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, और जो कल्चर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे माइंडसेट को चेंज करने में या फिर डेवलप करने में। अब जो राइटर्स होते हैं उनके दिमाग में आइडियाज़ जर्मिनेट होते हैं, यानी आइडियाज़ आते हैं और वो उन्हीं आइडियाज़ को शब्द देकर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए लिंग्विस्टिक एबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अपनी बात को सही शब्दों और वाक्यों में स्पष्ट रूप से कहने की क्षमता, दूसरे की बात को ठीक से समझने की क्षमता, सही जगह पर सही शब्द का इस्तेमाल करना, अलग अलग स्थितियों में भाषा का सही प्रयोग करना,
भाषा के नियमों यानी व्याकरण को जानना और उनका पालन करना, शब्दों का बड़ा भंडार होना। तो भाषा को कितनी अच्छी तरह से बोला, समझा, पढ़ा और लिखा जा सकता है, तो ये हमारी लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है। तो आप जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हो तो ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी कितनी अच्छी है। यदि आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी अच्छी होती है तो आप एक टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। अगर आपको अपने कल्चर सिस्टम का पता है, आपको दुनिया में जो अवेयरनेस चल रही है उसका पता है, सोशल सिनेरियो क्या चल रहा है उसका पता है, तो आप एक टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो जो सोसाइटी ने हम पे इम्पोज किया है उसकी वजह से भी है, क्योंकि एक तो कॉलोनाइजेशन और जो यूरोसेंट्रिक फोकस जो रहा है उसने भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डाला है। तो यहाँ पर एक टर्म है जो कि है ट्रांस सब्जेक्टिविटी। इसका क्या मतलब होता है, तो इसको एक कहानी के तौर पे आप ऐसे समझे कि एक सुरेश नाम का कोई लड़का है, उसको वहाँ के मुखिया ने कहा कि जो सुबह सुबह सनराइज़ होगा ना उसकी पेंटिंग बनाना। तो एक दिन तो वो बहुत खुश था, तो उसने मतलब ब्राइट्स कलर दिखाए सूरज के सुबह उगते के। अगले दिन उसका कुत्ता बीमार था तो अगले दिन उसने जो है थोड़े डार्क सा माहौल कर दिया पेंटिंग का। और अगले तीसरे दिन उसको कोई कंपटीशन था, वो जोश से भरा हुआ था, तो पेंटिंग में उसने ऑरेंज कलर और रेड का कुछ मिक्सचर दिखाया, जो कि दिखा रहा था कि वो एक साहस से या फिर किसी कंपटीशन में जैसे हमारी स्पिरिट होती है ना, फुल ऑफ स्पिरिट्स, उस चीज़ को दिखाता है। तो फिर जब मुखिया ने देखा तो उसने देखा कि सूर्य तो सेम ही है, लेकिन उसी सेम सूर्योदय उसके मूड को, मतलब जो पेंटर था उसके अलग अलग मूड को कैसे अलग अलग दिखा रहा है। यानी जो सूर्योदय था उसकी जो पेंटिंग थी वो सुरेश के माइंड सेट पर भी निर्भर कर रही थी। तो ऐसे ही जो हमारा माइंड सेट है, वो जो हमारी सोसाइटी है वो हमको बताती है कि इस तरीके से करो, ऐसे करो। जो पैट्रियार्कल सिस्टम है जहाँ पर पिता की ज़्यादा मानी जाती है, वो जो सिस्टम होता है वो हम पे वो हम देखते आते हैं, वो उसी तरीके से हमारा माइंड सेट भी चेंज हो जाता है। तो आगे इस ब्लॉक में बताया गया है जो राइटर्स हैं, राइटर्स भी कौन से, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, जैसे कि गायत्री स्पिविक, होमी भाभा, मीनाक्षी मुखर्जी। तो इनका जो वर्क है, अब ये तो आप अच्छे से जब भी समझ पाओगे जब आप इनका वर्क पढ़ रखा हो, लेकिन जो मेन चीज़ ये कहना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो सारे राइटर्स थे, ये जब लोगों ने हमको कॉलोनाइज करा था, इससे पहले की बात है, कि जो भी विदेशीकरण जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा था, ठीक है, उस चीज़ को कैसे, मतलब इन्होंने क्वेश्चन किया कि कैसे उन चीज़ों को, यूरोपीय चीज़ों को एक काम तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया था। फिर हमें ट्रैवलॉग्स के बारे में बता रखा है, यानी ट्रैवल नैरेटिव्स। जैसे मान लीजिए आप कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं जो कि जोफ्रे चौसर ने लिखी है, उसमें क्या है, उसमें वो भी एक ट्रैवलॉग ही है, हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, चौसर जो है श्राइन पे जाता है, यानी उसमें ट्रैवलिंग हो रही है, तो उससे उसको क्या पता चला, वहाँ के जो साथ में उसके साथ और पिलग्रिम्स जा रहे थे वो किस तरीके के उनके कस्टम थे, वेशभूषा उनकी कैसी थी, उन्हें क्या अच्छा लगता था, उनका नेचर कैसा था, वो क्या काम करते थे। तो ऐसे ही जब हम ट्रैवल नैरेटिव्स पढ़ते हैं तो हमें जगहों का, लोगों का, कल्चर्स का, उनके डिस्टिंक्शंस का, वेरियस कम्युनिटीज़ का पता चलता है। तो अब जैसे आप रामायण को ही ले लो, रामायण हमारे पास वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामायण, और कंभन वर्जन ऑफ रामायण हमारे पास है। तो ऐसे ही हम देखते हैं दोबारा रामायण रीरिटन की गई है सीता के पर्सपेक्टिव से, तो वो सीताज रामायण हो गई, जिसमें दिखाया गया कि अगर सीता जी होती तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रह सकता था। जैसे एक बुक में तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि रामायण दे रखा है, किसी उस रामायण में एक मान लीजिए वनवास पे ज़्यादा फोकस कर रखा है, एक में भगवान श्री राम के चरित्र को, उनके बचपन को मतलब इतना चित्रित किया गया है, एक रामायण में किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो सकता है। ऐसे ही जो हमारे वर्क है इसमें, जैसे ये महाभारता से ली गया है, जिसमें द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ज़्यादा बात की गई है, यानी कि पर्सपेक्टिव जो सोचने का तरीका है उसमें शिफ्ट किया हुआ है। तो जो हमारी चित्रा बनर्जी देवकुलकर्णी जो राइटर हैं, ये एक डायस्फोरिक राइटर हैं। तो इन्होंने जो द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स लिखा हुआ है, हम इसमें द्रौपदी का पर्सपेक्टिव देखते हैं, और हम इसमें देखते हैं कुंती और जो कुंती के सन्स थे,
यानी जो द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, ठीक है, उनको कैसे द्रौपदी ने कैसे उनको देखा, ठीक है, द्रौपदी के क्या होप्स थे, क्या फियर्स थे, उसको देखा हमने। तो मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि अगर वुमेन को पर्सपेक्टिव को दिखाना है तो एक वुमेन ही उसको लिखेगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई मेल राइटर है, उसने एक फीमेल की सिचुएशन को समझो तो वो भी फीमेल पर्सपेक्टिव से सीता रामायण लिख सकता है। तो कंपैरेटिव रीज़न में मेन जो पर्सपेक्टिव वो कोई मेल लिखे या फीमेल लिखे उससे नहीं है कि एक कोई भी चीज़ जिसको इन्फीरियर तरीके से दिखाया गया है, आप उसको कैसे उसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा सुपीरियर तरीके से दिखाते हैं, वो चीज़ मायने रखती है। तो अब हमारे पास एक हिंदी पोएम है जिसका नाम है साकेत और इसके पोइट हैं मैथिली शरण गुप्ता जी। तो अब हमने रामायण पढ़ी है, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जो लक्ष्मण जी होते हैं उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है राम भगवान के लिए। लेकिन उसमें अब हमने तो वैसे देखा जाए तो टेक्स्ट पढ़ी नहीं है, उसमें जो लक्ष्मण की वाइफ है उनके बारे में कितना दे रखा है, लेकिन जो हमारे इस ब्लॉग में लिखा हुआ है उसके आधार पर जो मैथिली शरण गुप्ता जी हैं, इन्होंने लक्ष्मण की वाइफ के करैक्टर को और ज़्यादा उजागर किया है कि उनके अंदर जो उनका पर्सपेक्टिव क्या रहा, कि मतलब जो लक्ष्मण जी की वाइफ थी वो उनके पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है कि जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या में नहीं थे तो वहाँ का माहौल कैसा था अयोध्या का। टेम्पोरल का मतलब होता है रिलेटिंग टू टाइम और स्पेटियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू स्पेस। तो अरुंधति रॉय की जो नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसमें एक कहानी शुरू कहीं से की जाती है और फिर उसका चाइल्डहुड मतलब एक चाइल्डहुड के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें दिखाई जाती है, एक उसका अपना कहानी को दिखाने का एक तरीका होता है अपना। तो कोई भी लिटरल फिक्शनल वर्क हो या फिर नॉन लिटरेरी वर्क हो, तो ये कहीं से भी, ज़रूरी तो नहीं है कि क्रोनोलॉजी से ही स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे एक जो सपा विमोचनम है तमिल स्टोरी, जिसके राइटर हैं पुधुमय पितन। इन्होंने जो अहिल्या की स्टोरी जहाँ से ख़त्म होती है रामायणा में उसके आगे से शुरू करी है, उसका कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। वुदरिंग हाइट्स को लेकर कि उसमें मतलब उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को भी ले रखा है, कैसे उसमें चाइल्डहुड पिप का दिखाया गया है। तो इसमें ये कुछ ज़्यादा फोकस वाला एरिया है नहीं, और इसको भी वही समझ पाएगा जिसने वुदरिंग हाइट्स पढ़ रखी हो या फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ रखी हो। तो अब हम बात करते हैं ऑडियो विजुअल नैरेटिव्स क्या होते हैं। तो एक कहावत है, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी 1000 शब्दों से अच्छा है कि एक पिक्चर को दिखा दो। यानी अगर आप किसी को बता रहे हो कि बिल्ली के बारे में बता रहे हो वो कैसी दिखती है, जिसने बिल्ली देखनी है, आप कहोगे उसकी मूंछें होती हैं, मूंछें बालों जैसी होती हैं, उसके पैर होते हैं लेकिन वो हमारी तरह नहीं चलती। ऐसी ऐसी आप उसको 1000 बातें बता दो बिल्ली के बारे में, लेकिन उसकी जगह आप एक उसको बिल्ली की फ़ोटो दिखा दो या बिल्ली ही दिखा दो, तो मतलब वो आपके 1000 वर्ड्स जहाँ पर जिसमें आप किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे उससे अच्छा तो एक फ़ोटो है। फ़ोटो में वो जितना अच्छा समझ पाएगा उतना आपके 1000 वर्ड से भी ना समझ पाए। तो इसी प्रकार जो फिल्म होती है, तो जब आप एक फ़िल्म देखते हैं तो आप उसमें, मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है वो किसी नोवेल पे फ़िल्म बना रहा है, तो हम उस फिल्म को राइटर के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, हम उसको प्रोड्यूसर के डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि उसने उसमें कुछ सीन डाले होंगे, कुछ हमसे छुपाए होंगे, उसको पता है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, तो हम उस फिल्म को उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ज़रूरी थोड़ी जो नॉवल में है वैसे का वैसा फिल्म में दिखा रखा हो, तो हमारा पर्सपेक्टिव फिल्म से भी बदल जाता है। तो अब बात करते हैं ऑटोबायोग्राफीज़ की। तो ऑटोबायोग्राफीज़ होती है जो खुद के बारे में खुद ही ने ही लिखी हो। तो इसका ये जो वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, ये यूज़ किया था रॉबर्ट साउथले ने। फिर इसके बाद वर्ड आता है हमारे पास सेल्फ बायोग्राफी। फिर हम देखते हैं जो रॉय पास्कल है वो कहता है कि लोग ऑटोबायोग्राफीज इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि लोग उनके बारे में पढ़ें। लेकिन ऑटोबायोग्राफीज़ होती है वो हेल्प भी करती है लोगों को अपनी डिफ़िकल्टी से ओवरकम करने में। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई हादसा हुआ, मान लीजिए आपके ऊपर कोई एसिड अटैक हुआ, आपका कोई लेग ब्रेक हो गया या घर में कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है,
तो आप देखेंगे उसी मुसीबतों से और भी लोग गुजरे हैं। तो जिन लोगों ने उसी से रिलेटेड बायोग्राफीज लिखी है, आप उनको पढ़ोगे तो आपको एक तरीका, और सक्सेसफुल हुए हैं, आपको एक तरीका मिल जाएगा कि अच्छा अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको ऐसा करना चाहिए। आप जैसे ही अब तो हमारे पास विजुअल्स भी हैं, मतलब जैसे कि कितने सारे यूट्यूब पर हमारे पास ऐसे चैनल्स होते हैं जो इसी चीज़ से रिलेटेड शॉर्ट्स बनाते हैं, जिसमें दिखा रखा होता है एक इंसान के साथ ऐसा हादसा हुआ, फिर उसने कैसे उससे ओवरकम किया। वो लोगों को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और उनको और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है। अब हम देखते हैं, मिल्खा सिंह जी ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, जिसमें वो बताते हैं कि रनिंग जो उनकी है और रेसों को जीतना, रनिंग एंड विनिंग रेसेस ने ही उनको टाइटल दिलवाया है फ्लाइंग सिक्का। जिसमें वो बताते हैं कि एक दूध का एक्स्ट्रा ग्लास पाने के लिए उन्हें सबसे तेज़, सबसे आगे दौड़ना पड़ता था और जवानों से। इसमें वो ये भी बताते हैं कि कैसे जब स्लॉटरिंग वाला किस्सा हुआ था, जब सबको काट दिया गया था, तो वहाँ से वो किस तरीके से भागे थे, कैसे वो ट्रेन्स में फ़न के लिए दौड़ा करते थे। मिल्खा सिंह जी की स्टोरी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जिसमें शुरुआत में उनके साथ कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे चलता है। इसमें हमें पता चलता है जब उनके सारे घर वालों को, कुछों को छोड़कर सबको मसैकर कर दिया गया था, तो कैसे उन्होंने एक आइसोलेशन, एक सॉलिटरी जो इमोशन होता है वो फील किया था, अकेलापन। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी ऑटोबायोग्राफी में हमको देखने को मिलता है, इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मिल्खा सिंह जी डिटरमिन्ड थे कि वो कुछ काम करना चाहते हैं और अपना नाम कार्व करवाना चाहते हैं, यानी अपना एक नाम बनाना चाहते हैं। भाग मिल्खा भाग, इस चीज़ पर फिर एक बायोपिक बनी हुई है, जिसमें बताया गया कि जब उनके फादर किस तरह उनको कहते हैं कि मिल्खे भाग, तो ये सब पाकिस्तान और इंडिया का जब बंटवारा हुआ था उस टाइम जो मुस्लिम रायट्स हुए थे, तो कैसे वो भागा था कैसे मिल्खा जी भागे थे अपने पिता के कहने पर। तो उनके भागने की वजह से ही वो स्लॉटर होने से बच गए। फिर मिल्खा सिंह कैसे बैड कंपनी में पड़ जाते हैं, कैसे वो जेल जाते हैं, और फिर भी वो कितने डिटरमिन्ड होते हैं आर्मी में जाने के लिए, जिसमें उनके जो ब्रदर होते हैं माखन, वो उनकी हेल्प करते हैं। और इसके बाद फिर मिल्खा सिंह जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और